पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था नेशनल रिवाइवल ऑफ इंडिया, यानी कि हम लोगों ने बात की शुरुआत की थी नेशनल रिवाइवल ऑफ इंडिया की, और हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी सर सैयद अहमद खान, स्वामी विवेकानंद और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ साथ दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय जैसे लोगों के नाम का भी बात आया था, जैसे लोगों के नाम की भी हम लोगों ने बात की थी और उनके चित्र को भी हम लोगों ने, 3 चित्र को हम लोगों ने देखा था, सर सैयद अहमद खान का, स्वामी विवेकानंद का और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस कक्षा को वहीं से आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं राजा राम मोहन राय का। यह जो चित्र है वो राजा राम मोहन राय का है। अब ये राजा राम मोहन राय कौन है और इनका क्या योगदान है हमारे समाज में, हमारे फ्रीडम जो स्ट्रगल था उसमें, इन सारे चीजों की बात अब हम लोग करेंगे। बात करते हैं राजा राम मोहन राय का, यानी कि इस चित्र वाले व्यक्ति का नाम भी ऊपर लिखा हुआ है राजा राम मोहन राय, एक ही व्यक्ति हैं। अ वेल रीड लीडर from Bengal, Rajaram Mohan Rai gave up his job with the East India Company and formed an association of English and Hindu teachers in 1815। वर्ष 1815 में क्या होता है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या किया जाता है। राजा राम मोहन राय कौन थे, तो राजा राम मोहन राय एक पढ़े लिखे नेता थे, नेतृत्वकर्ता थे, जो बंगाल से थे, भारत के बंगाल क्षेत्र से थे। इन्होंने अपनी नौकरी ईस्ट इंडिया कंपनी में ये नौकरी कर रहे थे, वहां से इन्होंने अपने नौकरी को छोड़ दिया, नौकरी को त्याग दिया और उसके बाद इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, एक संस्थान को स्थापित किया जो इंग्लिश और हिंदी टीचरों का एक संस्थान था। इंग्लिश और हिंदी टीचरों के, अंग्रेजी और हिंदी शिक्षकों का एक संस्थान इन्होंने बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी से अपनी नौकरी को छोड़कर। यह सब कब हुआ, तो वर्ष 1815 में हुआ। यानी कि राजा राम मोहन राय एक पढ़े लिखे नेता थे जो बंगाल क्षेत्र से आते थे और इन्होंने अपनी नौकरी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कर रहे थे उसको इन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया। वहां से रिजाइन करके इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, एक संस्थान बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। वो ऑर्गेनाइजेशन था अंग्रेजी और हिंदी टीचरों का, जो वर्ष 1815 में बनाया गया था, और हिंदी में भी बेसिकली हिंदू टीचर का। अब he also founded the आत्मीय सभा in 1815। वर्ष 1815 में इन्होंने एक और संस्थान, एक और ऑर्गेनाइजेशन कहें तो एक और सभा को स्थापित किया जिसका नाम आत्मीय सभा था। he put in effort to abolish the practice of सती। इन्होंने अपना पूरा प्रयास किया कि सती को, यानी कि सती प्रथा को खत्म किया जाए। अब सती प्रथा के डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो फिर एक अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जितना आप लोग को जानना जरूरी है कि आखिर ये सती प्रथा था क्या, तो इसको एक संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि सती प्रथा का मतलब ये था कि अगर कोई विवाहित जोड़ा है, अगर वहां पर पुरुष का, यानी कि जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, अगर उनका देहांत हो जाता है तो उनकी पत्नी, जो विधवा पत्नी होती हैं, उनको भी अपना देह त्याग करना पड़ता है आग में बैठकर। तो ये था सती प्रथा, यानी कि हस्बैंड के मरने के बाद, देहांत के बाद जो पत्नी है उनको भी अपना देह त्याग करना पड़ता था। इसी प्रथा को सती प्रथा कहते थे और इसी को खत्म करने के लिए राजा राम मोहन राय ने भरपूर प्रयास किया और वह इसमें सफल भी हुए। इन 1828 ही फाउंडेड द ब्रह्मो समाज, और वर्ष 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की। तो सती प्रथा एक संक्षिप्त में समझ गया कि सती प्रथा का मतलब क्या था। सती प्रथा का मतलब यह था कि जब हस्बैंड का देहांत हो जाता है, अगर पति का देहांत हो जाता है तो पत्नी को भी अपना देह त्याग करना पड़ता है आग में बैठ के, जैसे भी। तो वो था सती प्रथा, जो फोर्सफुली था, ऐच्छिक नहीं था कि करे तो करे, ना करे तो ना करे, फोर्सफुली यानी कि करना ही करना है। तो ये सारी चीजों को लगा राजा राम मोहन राय को कि ये गलत है, पति के मरने के बाद भी पत्नी अपना जीवन जी सकती है। तो इन सारे चीजों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी और इसमें इन्हें सफलता मिली और 1828 में इन्होंने एक और संस्थान की स्थापना की जिसका नाम था ब्रह्मो समाज। यानी कि राजा राम मोहन राय 1815 में अपना नौकरी छोड़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी और हिंदू टीचरों का एक
ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्थान स्थापित करते हैं। फिर 1815 में ही इन्होंने आत्मीय सभा को भी स्थापित किया और वर्ष 1828 यानी कि 13 साल बाद, 1815 के 13 साल बाद इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। और इन सब में इनका जो सबसे बड़ा योगदान, जिसके लिए जाने जाते हैं लोगों के बीच, वो है सती प्रथा को एबॉलिश करने के लिए, यानी कि सती प्रथा को खत्म करने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे द इंडियन नेशनल कांग्रेस की। आखिर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है क्या? तो लिखा हुआ है पहले, व्हाट आर द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन योर स्टेट। आप पता करें कि आपके राज्य में, आप जिस राज्य से आते हैं वहां के जो मुख्य राजनीतिक दल हैं वो कौन कौन से हैं। यह एक आप लोगों को कार्य दिया गया हुआ है, एक्टिविटी दिया गया हुआ है जो आप लोगों को करने चाहिए। आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि यह एक राजनीतिक पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, और इसी की बात अब हम लोग करेंगे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में INC भी कहते हैं या फिर सिंपली सी भी कहते हैं, कांग्रेस भी कहते हैं। ठीक है, अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं। द ब्रिटिश सेटअप एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इन 1885। अंग्रेजों के द्वारा वर्ष 1885 में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, अखिल भारतीय संस्थान की स्थापना की गई 1885 में। इट वॉज कॉल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसी को इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाने लगा। दैट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी, और यही भारत के लिए पहली पॉलिटिकल पार्टी थी, यानी कि भारत देश के लिए पहला राजनीतिक दल था। एओ ह्यूम वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC। INC के पहले प्रेसिडेंट यानी कि पहले अध्यक्ष, यहाँ पर प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति नहीं होता है, अध्यक्ष होता है। तो एओ ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने, मतलब सर्वे सर्वा। इंडियन लीडर लाइक दादा भाई नेहरूजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता वेयर अ पार्ट ऑफ इट। भारतीय नेता, ये तो एओ ह्यूम तो अंग्रेज था, अगर भारतीय नेताओं की बात करें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े हिस्सेदार थे या फिर हिस्सों में एक उनका बड़ा नाम था, तो वो है दादा भाई नेहरूजी का, जो इस चित्र में दिख रहे हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो दूसरे वाले चित्र में दिख रहे हैं, और फिरोज शाह मेहता जिनका चित्र नहीं है लेकिन फिरोज शाह मेहता। ये तीन जो है ये बड़े नेता जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिस्से में थे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे। अंडर देयर लीडरशिप, इनके नेतृत्व के अंतर्गत, द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड पीसफुल डिमांड फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन इन गवर्नमेंट सर्विस, गुड टू बी मेड इन इंडिया, परमिशन फॉर द पीपल टू बाय स्वदेशी गुड, इंडिजिनस और गुड्स प्रोड्यूस्ड इन वंस ओन कंट्री एंड लेसर टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट। अब क्या होता है कि यहां पर एक संस्थान की शुरुआत कर दी जाती है, कौन सा? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। आपने एक अध्याय में देखा था, एक अध्याय का नाम आप लोग के कक्षा 5 में ही एक चैप्टर का नाम है मेनी हैंड्स आर बेटर देन वन, यानी कि उसका मतलब साफ साफ था कि अगर आप अनेकता में रहेंगे तो दिक्कत होगी, अगर आप एकता में आ जाएंगे, अगर आप इकट्ठे हो जाएंगे तो आप ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, यानी कि एकता में शक्ति है। यही था मेनी हैंड्स आर बेटर देन वन। तो यही बात यहां पर आ गई कि यहां पर जो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से विद्रोह कर रहे थे, यहां पर एक उनका संस्थान बन गया, यानी कि बहुत सारे लोगों का एक समूह बन गया। यहां पर ये लोग एक हो गए, और एक हो गए, रजिस्टर्ड भी हो गए, आधिकारिक भी हो गए। अब इन लोगों ने क्या किया? अब इन लोगों ने अंग्रेजों से, यानी कि अपने शासक से कुछ मांगे रखी। यह ऑर्गेनाइजेशन अपने शासक से कुछ मांग रखा है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अंग्रेजों से कुछ मांग रखता है। उस मांग में कुछ मांग यहां पर दिया गया हुआ है कि नौकरी में, सरकारी नौकरी में भारतीयों को सही तरीके से जगह मिले, स्थान मिले। जो इंडिया में सामान बन रहा है, जो स्वदेशी सामान है, स्वदेशी मतलब स्व के देश, यानी कि खुद के देश में, स्वयं के देश में, भारत देश में, उसको बेचने और खरीदने का परमिशन मिले। जो नहीं मिल रहा था उन लोग का था कि जो हम बनाएंगे हमारे अधीन बनेगा, और जो इंग्लैंड के द्वारा बनाया जाएगा, इंग्लिश पर्सन के द्वारा बनाया जाएगा, वही सारा कुछ बिकेगा, स्वदेशी नहीं बिकेगा। तो इन लोग की मांग थी कि स्वदेशी को भी खरीदने बेचने की परमिशन, अनुमति होनी चाहिए। सरकारी नौकरी में भारतीयों का भी स्थान होना चाहिए, और सरकार के द्वारा टैक्स यानी कि कर जो है वो कम
करना चाहिए। ये सारी कुछ बड़ी बड़ी मांगे थी, इसके अलावा भी बहुत सारी मांगे थी। तो ये सारी बातें इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा शुरुआती दौर में अंग्रेजों के सामने रखा गया, अंग्रेज शासकों के सामने रखा गया। These Indian leaders were called moderate as they placed their demand in self resistance way। और ये जो नेता थे, चाहे वो एओ ह्यूम तो अंग्रेज था, एओ ह्यूम को छोड़ दीजिए, अगर हम बात करते हैं दादा भाई नेहरू जी का, अगर हम बात करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, अगर हम बात करते हैं फिरोज शाह मेहता का, दो चित्र में तो यहाँ पर दिख रहे हैं दादा भाई नेहरू जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगर मैं इन लोगों की बात करता हूं तो ये लोग जो थे, ये लोग उदारवादी तरह के लोग थे। ये लोग चाहते थे कि कोई भी काम को हम शांति या फिर शांति प्रिय ढंग से आराम से किया जा सकता है, ज्यादा उग्र होने की जरूरत नहीं है, आराम से हम मांग रखेंगे, वो जो हमारा शासक है वो मांग को मान लेगा। तो ये लोग जो थे वो मॉडरेट टाइप के थे, यानी कि ये लोग जो थे वो शांति प्रिय थे, वो चाहते थे कि सब कुछ मिला जुला कर मांग रखते हैं और मांग जो है वो तो मान ही लिया जाएगा, क्योंकि ये लोग सोचते थे कि जैसे हम हैं वैसे ही अगला भी है, जैसे हम हैं वैसे ही हमारा शासक भी है, वो लोग भी मान जाएगा। लेकिन क्या होता है कि अगर शासक उतना ही अगर इन लोगों जैसा होता तो वो किसी और के जमीन पर, किसी और के जगह पर वो चढ़ाई नहीं करता। तो बहुत सारी चीजें थी जहां पर इनकी सोच तो सही थी, लेकिन वो जो सिचुएशन था वो सही नहीं था। तो वो हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसे मॉडरेट से हम लोग चरमपंथी नेताओं को भी देखेंगे, हम लोग अलग अलग वैसे लोगों को भी देखेंगे जो कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो कुछ लोग कहते थे कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल बढ़ा दो। अब दोनों के अपने प्लस और माइनस पॉइंट हैं, लेकिन बात आगे होगी उन सारे चीजों की। अभी तो बस इतना ही समझ लीजिए कि ये जो दादा भाई नेहरू जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता जैसे जो भारतीय लोग थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लगभग सर्वे सर्वा थे, टॉप लीडर थे, वो लोग मॉडरेट थे, वो लोग शांति प्रिय लोग थे, जो चाहते थे कि आराम से मांग रखेंगे और सामने से मांग मान लिया जाएगा। और इसके आगे की और भी बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ करनी है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है इस अध्याय में, लेकिन वो सारी बातें, वो सारी पढ़ाई अगली कक्षा में। इस कक्षा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगली कक्षा में।